नमस्कार, मेरा नाम सुमित सिंह है। मैं आरएमपी पीजी कॉलेज सीतापुर में राजनीति विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। स्वयं प्रभा के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लोक प्रशासन के विभिन्न दृष्टिकोण पेपर कोड बीपीएसी 131 के खंड 5 के आज आखिरी दो इकाई 16 और इकाई 17 की चर्चा हम इस सत्र में करेंगे। और इकाई 16 में हम चर्चा करेंगे उत्तर आधुनिकता दृष्टिकोण की, और इकाई 17 में हम चर्चा करेंगे नारीवादी दृष्टिकोण की। लोक प्रशासन के उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण की चर्चा करने से पूर्व हमें यह समझना होगा कि लोक प्रशासन में आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, और लोक प्रशासन के उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण को समझने के पहले हम ये समझेंगे कि इससे पूर्व के जो दृष्टिकोण थे वो कहाँ स्टैंड करते हैं, वो कहाँ खड़े होते हैं, और उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण की जरूरत की आवश्यकता हमें क्या पड़ी, और उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण का तात्पर्य क्या है, लोक प्रशासन में उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण की भूमिका क्या है। ये सभी बिंदुवार हम समझने का प्रयास इस इकाई में करेंगे। तो सवाल ये है कि उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण है क्या। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विभिन्न अनुशासनों में 1960 और 70 के दशक से उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ, और लोक प्रशासन में भी इस दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। हम उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण को तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब हम आधुनिक दृष्टिकोण के मुख्य विशेषताओं को अच्छे से समझेंगे, और ये समझेंगे कि आधुनिक दृष्टिकोण में वो क्या समस्याएं थी, वो क्या उनकी कमियां थी, जिसको दूर करने के क्रम में उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण का अभ्युदय हुआ। तो जहां तक आधुनिक दृष्टिकोण का प्रश्न है, हम ये जानते हैं कि 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में एक सर्वमान्य तथ्य हो चुका था कि विज्ञान एवं तर्क से सभी सामाजिक समस्याओं का हल किया जा सकता है, तथा सामाजिक प्रगति एवं परिवर्तन या सामाजिक प्रगति एवं सकारात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ा जा सकता है। अर्थात यदि मनुष्य को अपनी समस्याओं से पार पाना है तो हमें विज्ञान और तर्क पर आधारित दृष्टिकोण और उससे सृजित ज्ञान पर केंद्रित अपने आप को करना होगा। सामाजिक विज्ञानों में मार्क्स, वेबर, दुर्खीम जैसे विद्वानों के प्रभावी विचारों ने सामाजिक विज्ञान का मार्गदर्शन किया, और ये सभी विद्वान कहीं ना कहीं विज्ञान एवं तर्क बुद्धि पर आधारित ज्ञान से प्रभावित थे, और ऐसे ज्ञान से प्रभावित थे जिनका अनुभव किया जा सके, जिनका परीक्षण किया जा सके, जिनको मापा जा सके। और इस तरह जो ज्ञान मीमांसा का विकास हुआ वो कहीं ना कहीं अनुभवजन्य ज्ञान मीमांसा का, एम्पेरिकल एपिस्टेमोलॉजी, अनुभवजन्य ज्ञान मीमांसा का विकास हुआ, और ये माना गया कि ज्ञान वही स्वीकार करने योग्य है जो मापनीय हो, जो प्रेक्षणीय हो। आगे आधुनिकता के बारे में व्हाइट एंड एडम्स ने कहा अपनी अपने पत्र रीजन एंड पोस्ट मॉडर्निज्म
में कहा कि विज्ञान और तर्क हमें विकास के क्रम में सामाजिक एवं प्राकृतिक अवरोधों से मुक्त करते हैं, बाधाओं से मुक्त करते हैं। अतः हमारी प्रगति और विकास के क्रम में जो प्राकृतिक बाधा है या जो सामाजिक बाधा है, उसको दूर करने में विज्ञान और तर्क की अहम भूमिका है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिकता का समावेश हर विषय और जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो, हर क्षेत्र में आधुनिकता का प्रभाव पड़ा। और लोक प्रशासन में भी हम देखते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ा, आधुनिक दृष्टिकोण का प्रभाव लोक प्रशासन पर भी पड़ा। जब हम टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधनवाद देखते हैं, वुडरो विल्सन का राजनीति प्रशासन विभाजन देखते हैं, वेबर की नौकरशाही का सिद्धांत देखें, या फिर हर्बर्ट साइमन का संगठनात्मक तार्किकता का जो उन्होंने सिद्धांत दिया, संगठनात्मक सिद्धांतों की जो रचना की, वो कहीं ना कहीं विज्ञान आधारित थे, विज्ञान प्रेरित थे, अनुभव आधारित थे, और हम उनको आधुनिक मान सकते हैं। लोक प्रशासन में ये देखा गया या ये प्रयास किया गया कि हमें सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन में तथा लोगों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने में वैज्ञानिक मानदंड को अपनाना होगा। एफ.डब्ल्यू. टेलर हो, हर्बर्ट साइमन हो या वेबर हो, सभी ने यह प्रयास किया कि किस तरीके से हम प्रशासन में वस्तुनिष्ठता लेके आए, तथ्यात्मकता लेके आए, निर्वैयक्तिकता लेके आए, और इसका उन्होंने सार्थक प्रयास भी किया। इस प्रयास के क्रम में हम देखते हैं कि लोक प्रशासन में पद सोपान क्रम, विशेषज्ञ प्रभुत्व, गुप्तता, नागरिकों की निष्क्रियता तथा कठोर संगठनात्मक संरचना का विकास हुआ। और 1960 और 70 के दशक तक आते आते ये दिखाई देने लगा कि वास्तव में जिस विज्ञान का प्रयोग लोक प्रशासन में करके उत्पादन को बढ़ाने के लिए या सेवा प्रदान करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो प्रयोग किए गए, वो वास्तव में सफल और सार्थक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इससे नागरिकों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कर्मचारी जो हैं वो संतुष्ट नहीं हैं, और ये सभी उपक्रम बेरोजगारी से निपटने में, अशिक्षा से निपटने में, अस्वास्थ्य से निपटने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इससे इतर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पर्यावरण का अवनयन हो रहा है, तथा संसाधन का केंद्रीकरण होता जा रहा है, शक्ति का केंद्रीकरण होता जा रहा है, और एक जन सामान्य की पहुंच से संसाधन और शक्ति बाहर है। और इस परिप्रेक्ष्य में फिर हम देखते हैं कि उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण का आविर्भाव होता है, और लगभग सभी अनुशासनों में, सभी विषयों में उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण का आविर्भाव होता है। तो सवाल यह है कि उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण आखिर किस प्रकार से इन समस्याओं
से निपटने का प्रयास करता है? उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण की क्या विशेषताएं हैं? इसके प्रमुख तत्व क्या हैं? और क्या उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण आधुनिकता की समस्याओं से निपटने में सक्षम है? क्या ये कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण देता है या मात्र आलोचना तक सीमित है? इन प्रश्नों का उत्तर हम आगे देखेंगे। हर्बर्ट साइमन का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है, जिसमें वो कहते हैं कि आधुनिकता हमें यह नहीं बताता है कि हमें कहां जाना है, बल्कि यह बताता है कि हमें कैसे जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है, जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि विज्ञान दरअसल क्या है से संबंधित है, क्या होना चाहिए से संबंधित नहीं है। विज्ञान आपको इस प्रश्न का उत्तर देगा कि कोई चीज है वो क्या है, वो कैसे है, वो क्यों है। लेकिन कोई चीज जो जैसी है वो कैसी होनी चाहिए, इसका उत्तर विज्ञान नहीं देता। इसका उत्तर हमें कहीं ना कहीं दर्शन में मिलता है, जो मूल्य सापेक्ष अध्ययन है उसमें मिलता है। और किसी भी सामाजिक विज्ञान के लिए यह जरूरी है कि क्या है के साथ साथ क्या होना चाहिए दोनों से सरोकार रखे। आधुनिकता का मुख्य जोर वैज्ञानिकता पर है, और वैज्ञानिकता का मुख्य जोर इस बात पर है कि किस तरीके से वस्तुनिष्ठता लाई जाए, मूल्य को तथ्य से अलग करके केवल तथ्यात्मक विश्लेषण किए जाए, और किस तरीके से तकनीक का प्रयोग करके प्रगति को हासिल किया जाए। और प्रगति या विकास को हासिल करने के क्रम में हम ये देखते हैं कि इस विकास और प्रगति के दौर में या के लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज का एक बड़ा तबका पीछे छूट गया। और जब समाज का एक बड़ा तबका पीछे छूट जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रगति और विकास पर प्रश्न उठेंगे। और इसी क्रम में हम ये देखेंगे कि उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण का विकास लोक प्रशासन में होता है। दरअसल अभी तक 1960 और 70 के दशक तक ये माना जा रहा था, जैसा कि एसपी हटिंगटन ने कहा भी है, कि विज्ञान एक बहुमुखी प्रक्रिया है जो मानवीय विचार एवं क्रियाओं के सभी क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित है, और विज्ञान ही सभी समस्याओं का हल दे सकता है। यह माना गया कि सभी मानवीय संघर्ष और सामाजिक समस्याओं का, या मानवीय समस्याओं और सामाजिक समस्याओं का जो समाधान है वो विज्ञान के पास है। और लोक प्रशासन में भी आपने देखा कि इसी तरीके का हम देखते हैं टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन में, वेबर के नौकरशाही प्रतिमान में, विल्सन के राजनीति प्रशासन द्विभाजन में, और साइमन के संगठनात्मक तार्किकता वाले सिद्धांत में हम विज्ञान का प्रभाव देखते हैं। लेकिन इन वैज्ञानिक अध्ययनों के बावजूद, इन वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाने के बावजूद, ये देखा गया कि विज्ञान सिर्फ
या लोक प्रशासन में विज्ञान के प्रयोग से सिर्फ मानव व्यवहारों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और समाज के मुद्दों और उसके सरोकारों की उपेक्षा की गई है और कोई प्रासंगिक कार्रवाई नहीं हो रही। अर्थात कि जो लोक प्रशासन के विभिन्न कार्य हैं वो अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं मानवीय सरोकारों से जुड़े नहीं हैं, मानवीय अनुभवों और मानवीय समस्याओं की वो उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे में लोक प्रशासन फिर किस काम का? यदि लोक प्रशासन गरीबी से, अशिक्षा से, बेकारी से निपटने में अक्षम है तो हम लोक प्रशासन के इन विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाकर हम क्या पाएंगे? आखिर लोक प्रशासन अपने मूलभूत लक्ष्य, जो कि लोगों के हित और कल्याण पे जो है, कल्याण से संबंधित है, या उसको साधिक करने का उसका लक्ष्य है, लोक हित को साधने का, लोक कल्याण को साधने का, तो ऐसे में अगर वो नहीं साध पा रहा है तो इस पूरी प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह उठते हैं और प्रश्न चिन्ह उठे। भोगेशन एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि आधुनिकता के चलते लोक प्रशासन में केंद्रीयकरण, नौकरशाही, विशेषज्ञता, औद्योगिकरण आदि तो आया, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य का अवनयन हुआ, सामाजिक असुरक्षा बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और पर्यावरणीय अवनयन हुआ। और विज्ञान का जो प्रयोग था लोक प्रशासन में, उसमें ड्वाइट वाल्डो, गोलम वीब्स्की, फ्रेडरिक्सन आदि विद्वान है जो ये मानते हैं कि जो परंपरागत लोक प्रशासन था वो सामाजिक वास्तविकता से दूर हो गया था और समाज के सरोकारों के प्रति असंवेदनशील हो गया था। इसलिए जरूरत थी एक ऐसे विकल्प की, एक ऐसे दृष्टिकोण की जो सिद्धांत और व्यवहार के अंतर पर को कम कर सके, जो जन केंद्रित हो, जो सामाजिक सरोकारों के प्रति अनुक्रियाशील हो, संवेदनशील हो। और ऐसे में फिर उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण आता है जिसमें साइमन के संगठनात्मक तार्किकता को चुनौती दी जाती है। इसमें ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को चुनौती दी जाती है और यह माना जाता है कि ये जो समग्र ज्ञान है ये केवल कुछ प्रभुत्वशाली लोगों को या उनके हितों को साधित करने का तरीका है। बहुत ही कड़ी आलोचना उत्तर आधुनिक चिंतकों के द्वारा आधुनिकता की, विज्ञान की, ज्ञान सृजन की प्रक्रिया की, ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया की जाती है। उत्तर आधुनिक विचारक ये कहते हैं कि ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया में तथ्यों के बोझ के द्वारा हम कहीं ना कहीं मानवीय अनुभवों, मानवीय संवेदनाओं और मानवीय भावनाओं की उपेक्षा कर देते हैं। और जब तक हम संस्था में और संस्था के प्रति मानवीय व्यवहार को नहीं समझेंगे, मानवीय मूल्यों को नहीं समझेंगे, तब तक हम समुचित ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकते। और बिना संदर्भ के, बिना प्रासंगिकता के, बिना मानवीय मनुष्यों के मनोवैज्ञानिक समझ के कोई भी संगठन कार्य कर ही नहीं सकता। उत्तर आधुनिक विचारकों का यह मानना है
कि वास्तव में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई एक सबसे अच्छा रास्ता नहीं हो सकता, बल्कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई बेहतर रास्ते हो सकते हैं, और हमें एक सत्य की जगह विभिन्न सत्य को खोजने का प्रयास किया जाना चाहिए। आप इससे समझ चुके होंगे कि उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण इस तरीके से वस्तुनिष्ठता की आलोचना करता है, संगठनात्मक तार्किकता की आलोचना करता है। वो कहता है कि वास्तविक ज्ञान हमें केवल मापन से और प्रेक्षण से प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हमें उस ज्ञान को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है, उस ज्ञान को सामाजिक नैतिकता के आधार पर समझने की जरूरत है, उस ज्ञान को मानवीय मूल्यों और मानवीय अनुभवों और उससे जनित जो उनकी संवेदनाएं हैं उसके संदर्भ में समझने की जरूरत है। अगर हम निर्वैयक्तिक ज्ञान, निर्वैयक्तिक संगठन के पीछे पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को ही पीछे छोड़ देंगे। संगठन तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो मानवीय मूल्यों और सरोकारों से कि जो कठोर नौकरशाही की व्यवस्था या कठोर नौकरशाही का जो पूरा एक संगठन और तंत्र तैयार किया गया, वो विभिन्न अस्थायी समस्याओं से घिरा हुआ था। उसमें अनावश्यक देरी हो रही थी, नौकरशाही काम पड़ने पर अनुपलब्ध रहते थे, नागरिकों तक उनकी पहुंच आसान नहीं है, और नौकरशाही में मानवीय दृष्टिकोण की कमी देखी जा सकती है। और अगर इस तंत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मानवीय सरोकारों को पीछे छोड़ देंगे, और जिस उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं वही उद्देश्य पीछे छूट जाएगा। काइडन कहते हैं कि मूल्य निरपेक्षता, तार्किक चयन और दक्षता की जो प्राप्ति के लिए जो पूरा एक तंत्र बनाया गया है, उसमें कहीं ना कहीं एक व्यावसायिक पक्षपात है। और व्यावसायिक पक्षपात से तात्पर्य यह है कि उनका मानना है कि वास्तव में इस तरीके के तंत्र को खड़ा करके जो नौकरशाही की शक्ति है उसको समाज में सुरक्षित रखा जाता है, उसको समाज से और लोगों से शील्ड किया जाता है, बचाया जाता है। अगर हम नौकरशाही तक पहुंच आसान कर देंगे, अगर हम नौकरशाही के औरा, जो एक कृत्रिम औरा उन्होंने बना के रखा है, उसको खत्म कर देंगे, तो फिर उसकी प्रासंगिकता, मतलब उसकी जो उसके पीछे की जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक लोग जो काम कर रहे हैं उनकी शक्ति पर चोट पहुंचेगा। और इसी शक्ति को बचाने के लिए दरअसल ये पूरा यंत्र किया गया है, ये पूरी व्यवस्था, ये पूरा तंत्र काम करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिकता की आलोचना में उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण का जन्म होता है। अब रोजेनाउ 1992 के आसपास उत्तर आधुनिकता के विभिन्न लक्षण बताते हुए कहते हैं कि यह प्रचलित ज्ञान मीमांसा को, जो विज्ञान पर आधारित ज्ञान मीमांसा, उसको नकारता है। यह प्रविधिकीय अभिसमय परंपराएं जो प्रचलित हैं उनको खारिज करता है। यह ज्ञान के दावों का विरोध करता है तथा सत्य के सभी रूपों को दुरूह मानता है, और ये नीत अनुशंसाओं को भी खारिज करता है।
इस तरीके से रोजेनाऊ जो है उत्तर आधुनिकता के कुछ लक्षण की चर्चा करते हैं जिनको हमने अभी देखा। बॉक्स एक विद्वान हुए, बॉक्स कहते हैं कि उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण के उदय के निम्न कारण है। उसमें उन्होंने गिनाते हुए कहते हैं कि विज्ञान एवं सरकार में अविश्वास बढ़ा, सामाजिक विखंडीकरण हुआ, मानकों का लोप हुआ, संदेह बढ़ा, सरकार और शासन के प्रति लोगों में संदेह बढ़ा, स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावी होने लगे, और वैश्वीकरण का एक विरोधाभास भी हमें देखने को मिलता है। और ये सब इस पृष्ठभूमि में बॉक्स कहते हैं कि उत्तर आधुनिकता का जन्म होता है। इस तरह उत्तर आधुनिकता का जो दृष्टिकोण है वो मूलतः आधुनिक दृष्टिकोण की आलोचना पर फोकस करता है और उनकी कमियों को बताने का प्रयास करता है। तो किस किस तरीके की कमियां जो है उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण ने बताई है और उसका क्या रास्ता बताया है, इस पे हम अभी चर्चा करेंगे। और इस क्रम में हम देखते हैं कि सबसे पहली जो अभी वॉक्स महोदय ने कहा कि वास्तव में उत्तर आधुनिक वो आधुनिक दृष्टिकोण ने सरकार में और विज्ञान में जो साइंस है और जो गवर्नमेंट है, साइंस ऑफ गवर्नेंस है, उसमें लोगों का विश्वास घटा है, क्योंकि ये वास्तव में सामाजिक समता लाने में, सामाजिक न्याय को स्थापित करने में अक्षम है। वर्तमान में सामाजिक विखंडन बढ़ा है। सामाजिक विखंडन से तात्पर्य यह है कि आधुनिकता से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना राष्ट्रवाद का है, और राष्ट्रवाद और सामुदायिकता को लाने में आधुनिक दृष्टिकोण की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक अब ये कहते हैं, और बॉगसन इसको डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि वास्तव में अब विकेंद्रीकरण ज्यादा बढ़ा है। केंद्रीकरण की जगह, क्योंकि विज्ञान का एक लक्षण है केंद्रीकरण का, आधुनिकता का एक लक्षण है केंद्रीकरण का, जिसमें राष्ट्रीयकरण निहित है, उसकी जगह विकेंद्रीकरण बढ़ा है, सामूहिकता की जगह व्यक्तिवाद बढ़ा है, और राष्ट्रीयता की जगह अंतरराष्ट्रीयता बढ़ा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संचार, सूचना और संचार साधनों के चलते नए नए संबंध डेवलप हुए हैं, जो पार राष्ट्रीय हैं, जो स्थानिक भी हैं। और अब कहीं ना कहीं जो निष्ठा है, जो लोगों के हित हैं, वो स्थानीय स्तर पर भी मिल रहे हैं और वो वैश्विक स्तर पर भी मिल रहे हैं, क्योंकि वैश्विक पूंजीवाद का एक तरीके से प्रसार हो रहा है, और वैश्विक पूंजीवाद के चलते सामाजिक विखंडन की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है। इसके पश्चात कहते हैं कि उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण को प्रासंगिक होना चाहिए, और सत्य मतलब आधुनिकता को प्रासंगिक होना चाहिए। उसने अपनी प्रासंगिकता को खो दी। अत्यधिक विज्ञान पर फोकस जोर देने के चलते, आधुनिकता पे जोर देने के चलते, जो सेवाओं और वस्तुओं की प्रदान करने या संसाधनों तक लोगों को पहुंच सुनिश्चित करने की जो प्रक्रिया है, उसने अपनी प्रासंगिकता खो दी, क्योंकि इसमें स्थानीय मूल्यों का और स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान नहीं दिया गया। एक ही मानक को सभी पे लागू करने के प्रयास के चलते लोगों की इच्छाओं और अभिलाषाओं का ख्याल नहीं रखा गया, उनके हित का ख्याल नहीं रखा गया,
और एक मानक सबके लिए अच्छा है, इस धारणा के चलते कहीं ना कहीं लोक प्रशासन ने अपनी प्रासंगिकता या अपना संदर्भ खो दिया। तो आवश्यकता फिर से इस बात की है कि हमें किसी एक वस्तुनिष्ठ मानक को विकसित करने के बजाय स्थानीय मुद्दों, स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय तरीके से किए जाने की आवश्यकता है और वस्तुनिष्ठता की जगह व्यक्तिनिष्ठता को बढ़ाने की आवश्यकता है। इन सब के चलते संशयवाद की वृत्ति का विकास हुआ और संशयवाद का प्रसार इसलिए हुआ क्योंकि आधुनिक मूल्यों पर अत्यधिक जोर ने यह दिखा दिया, यह बता दिया या उसके जो कुछ संस्थाएं विकसित हुई उसमें बहुत कमियां रही और रोजे नाउ जो है इन कमियों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं मूलतः वो आधुनिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जो संस्था है, आधुनिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जो संस्था है, उसको उत्तर आधुनिक विचारक खारिज करते हुए कहते हैं कि यह छलपूर्ण है, विकृत है, कृत्रिम है, यांत्रिक है, भ्रामक है, अधूरा है, अपर्याप्त है, अपूर्ण है। इस तरीके की कड़ी आलोचना उत्तर आधुनिक विचारकों के द्वारा आधुनिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जाती है। उसके बाद ये उदाहरण दिया जाता है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका एक उदाहरण है, वो हरित क्रांति का देते हैं। वो कहते हैं कि हरित क्रांति एक आयातित मॉडल था जिसने तत्काल में लोगों की भूख की आवश्यकता को तो पूरा किया, लेकिन उसके साथ ही उसने पर्यावरणीय अवनयन को बढ़ाया, मिट्टी की उर्वरता कम की और आय की असमानता को बढ़ाया। तो इसलिए किसी भी नीति को हमें आयातित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी भी नीति को लागू करते समय हमें स्थानीय मुद्दों और स्थानीय चिंताओं का ध्यान रखना चाहिए। और कोई एक बड़ा मॉडल या कोई एक केंद्रीकृत मॉडल अपनाने से अच्छा है कि हम एक छोटा मॉडल और स्थानीय मॉडल, स्थानीय मानक, स्थानीय मानदंड को प्राथमिकता दें। अब बात वैश्वीकरण के विरोधाभास की। तो वैश्वीकरण का विरोधाभास मूलतः यह है कि वैश्वीकरण का प्रसार बेसिकली एक तरीके के मानक को बढ़ावा दे रहा है। किसी विकसित देश की फैशन को ही सबसे अच्छा बताने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ तो हमें यह दिखता है, जिस हो सकता है किसी विकासशील देश में उस मॉडल को, उस तौर तरीके को अच्छा मानकर स्वयं में हीनता की भावना का विकास हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि एक विश्व दृष्टि को खारिज करके स्थानीयता पर फोकस किया जाए। तो जहां आधुनिकता या वैज्ञानिक मूल्य एक विश्व दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, वहीं उत्तर आधुनिकता जो है स्थानिकता की वकालत करता है। कन लाइफ एक महत्वपूर्ण विद्वान हुए 2008 के आसपास। उन्होंने उत्तर आधुनिकता के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि यह उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण का मानना है कि सामाजिक यथार्थ जो है वो स्थिर नहीं होते और वो सार्वभौमिक नहीं होते, वो समय के हिसाब परिवर्तनशील होते हैं। और
जो संस्थाएं सार्वभौमिक तथ्य या सार्वभौमिक यथार्थ का दावा करते हैं वो दरअसल शोषण परक होते हैं। और दरअसल ऐसा दावा कुछ शक्तिशाली अल्पसंख्यक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये संगठन बनाते हैं और संगठन बनाए रखने का प्रयास करते हैं जिससे इनकी सत्ता और शक्ति समाज में बनी रहे। तो उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण ऐसे किसी भी विचार को खारिज करता है। उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण का मानना है कि ज्ञान प्रगति नहीं है, बल्कि ज्ञान प्रभुत्व स्थापित करने का साधन है। और किसी भी शब्द के अर्थ अस्थायी नहीं होते हैं, बल्कि वो समय काल और देश के सापेक्ष होते हैं, और वो उनके अर्थ संदर्भों पर निर्भर करते हैं, सामाजिक परिवेश पर निर्भर करते हैं। किसी भी तथ्य का कोई अस्थायी अर्थ नहीं होता। और हमें समाज में फिर से इन मूल्यों की प्रतिष्ठा करने के लिए, समाज में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि ये जो छिपे हुए शक्ति संबंध हैं, जिनको विभिन्न संगठनों के माध्यम से थोपा गया है, इनको फिर से विखंडित किया जाए। तो इस तरीके से उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण जो है इस बात की वकालत या हिमायत करता है कि हमें जो प्रचलित संगठन है उनको फिर से विखंडित करना चाहिए, डिकॉन्स्ट्रक्ट करना चाहिए, और फिर से जो है एक नए शक्ति संबंध को बनाने का प्रयास करना चाहिए, जो सार्वभौमिकता पर आधारित ना हो बल्कि स्थानिकता पर आधारित हो, जो वस्तुनिष्ठ ना हो बल्कि व्यक्तिनिष्ठ हो, और जो प्रासंगिक हो। लोक प्रशासन में जब हम उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि लोक प्रशासन में उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण का समावेश दरअसल चेस्टर बर्नार्ड और एल्टन मेयो के हाथों प्रयोग में देखने को मिलता है। दरअसल इन्होंने ही, जिसमें मानव उपागम का प्रयोग जब लोक प्रशासन में किया, मानवीय उपागम का, तो ये देखा गया कि वास्तव में लोक प्रशासन का मानवीयकरण करने में प्रयास यहां से शुरू हो जाते हैं। इन चिंतकों ने F.W. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचना की। F.W. टेलर ने यह प्रयास किया कि किसी भी लक्ष्य को पाने का एक ही सबसे बेहतर तरीका है। इसको खारिज करते हुए एल्टन मेयो ने कहा कि हमें अगर बेहतर उत्पादन करना है या अपने सार्वजनिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो हमें मानवीय जो मनोवैज्ञानिक आधार उनको समझना होगा। मानव के सामाजिक परिवेश, उनके पर्यावरणीय परिवेश को समझना होगा, और जब तक हम उसकी उपेक्षा करेंगे हम वास्तव में सही से काम नहीं करा पाएंगे। चेस्टर बर्नार्ड ने इसी बात को कहते हुए कहा कि हमें कामगार के सामाजिक परिवेश की उपेक्षा नहीं कर सकते। हमें बेहतर लक्ष्य हासिल करने के लिए कामगार के सामाजिक परिवेश, उसकी पहचान और उसका मनोवैज्ञानिक समर्थन करने की आवश्यकता है। और जब तक हम उसके सामाजिक परिवेश और उसकी पहचान को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से संगठनात्मक तार्किकता की जगह संगठनात्मक मानववाद का समावेश लोक प्रशासन में जब होता है तो हम कह सकते हैं कि यह वस्तुतः उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण है। डगलस मैकग्रेगर ने सहभागी प्रबंधन मॉडल का विकास किया, जिसमें कामगारों को प्रबंधन में शामिल करने की उन्होंने वकालत की, हिमायत की, और
लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया में उत्तरदायित्व को कामगारों को भी सौंपने का एक मॉडल विकसित किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अब मानव को मशीन नहीं बल्कि मानव को उसके तमाम परिवेश, उसके मूल्यों और उसके अनुभवों के साथ संगठन में जोड़ने की वकालत शुरू हुई। और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया फिर अब्राहम मैस्लो ने, फ्रेडरिक हजबर्ग ने और रेंसिस लिकर्ट ने। इनका ध्यान था व्यक्तिवाद पर, व्यक्ति के मूल्यों पर, संगठनात्मक नेतृत्व पर, व्यक्ति की संतुष्टि पर, सामूहिक गतिशीलता पर और सबसे बड़ी बात उनके मोटिवेशन, उनके प्रेरणा पर। आखिर कार्य करने की प्रेरणा कहां से आती है, इस पे एक बहुत महत्वपूर्ण काम अब्राहम मैस्लो के द्वारा किया गया। तो इस तरीके से लोक प्रशासन को मानवीय बनाने का, ह्यूमेन बनाने का प्रयास किया गया। और ये सभी प्रयास को हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि ये सारे प्रयास उत्तर आधुनिक थे, ये सारे प्रयास उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण के थे। ड्वाइट वाल्डो द्वारा जो मिनोब्रुक सम्मेलन 1968 के आसपास हुआ, उसमें भी मूल्यों के प्रति अनुक्रियाशीलता की बात की गई तथा मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता एवं अनुक्रियाशीलता की बात की तथा परिवेश की यथार्थता के प्रति भी संवेदनशीलता और अनुक्रियाशीलता की बात करी गई। मिनोब्रुक सम्मेलन का जो आधार था वो कहीं ना कहीं मूल्य सापेक्षता था और प्रासंगिक कार्यवाही था। फ्रैंक मैरनी उत्तर आधुनिक लोक प्रशासन की विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि लोक प्रशासन एवं लोक संस्थाओं का उदासीन या वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता है। उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण लोक प्रशासन और लोक संस्थाओं के व्यक्तिनिष्ठ और सामाजिक संदर्भों से निहित होने की बात करते हैं। नौकरशाही की आलोचना करते हुए इसको अप्रभावी बताता है उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण। संगठनात्मक रणनीति को अमानवीय बताता है। उसका कहना है कि सहयोग, आपसी सम्मति, आपसी सहमति और विमर्श एवं संवाद के जरिए ही प्रशासनिक सत्ता को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। अब लोक प्रशासन में 1968 के मिनोब्रुक सम्मेलन के बाद जो मानवीय उन्मुखता या जो मानवीयकरण की ओर जो उन्मुखता आई, उसको हम कहीं ना कहीं उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित कह सकते हैं। और लोक प्रशासन सिद्धांत तंत्र, जिसको अंग्रेजी में पैटनेट कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी नेटवर्क, लोक प्रशासन सिद्धांत तंत्र का एक तरीके से अभ्युदय होता है और इसके जरिए लोक प्रशासन का मानवीयकरण करने का कार्य किया जाता है। और इस पैटर्नेट के विकास में फ्रेडरिक्सन दो चिंतकों की भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं। उसमें एक थॉमस एस कन है और दूसरा पीटर एल बर्जर एवं थॉमस लुकमान हैं। थॉमस एस कुन की बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन और पीटर एल बर्जर और थॉमस लुकमैन की बुक है द साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। और इन दोनों किताबों को महत्वपूर्ण माना गया उत्तर आधुनिक लोक प्रशासन दृष्टिकोण के संदर्भ में।
और इनका मुख्य जोर मानववादी अभिमुखीकरण पर था, लोक प्रशासन के मानवीयकरण पर था। इनका जोर था कि किस तरीके से मानवीय अनुभव, मूल्यों और संवेदनाओं को लोक प्रशासन में शामिल किया जाए। और इस तरीके से फिर उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण का समावेश लोक प्रशासन में होता गया। अब अगर हम पोस्ट मॉडर्न थ्योरी की विशेषताओं की बात करें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनको हम आगे समझ सकते हैं। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है डायलेक्टिक की, द्वंदात्मकता की। बुगैसन उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि द्वंदात्मकता का अर्थ है विमर्श की प्रक्रिया को बढ़ाना और किसी एक वस्तुनिष्ठ सत्य को स्वीकार न करना, बल्कि वैकल्पिक सत्य की, वैकल्पिक मॉडल की, वैकल्पिक विचार की, वैकल्पिक क्रिया की आवश्यकता को समझना, वैकल्पिक सत्य पर बल देने की बात द्वंदात्मकता करता है और संभावनाओं पर बल देता है। किसी एक लक्ष्य को हासिल करने के तमाम तरीके हो सकते हैं, इस बात पर बल देता है। जून एक विद्वान है, उनका मानना है कि द्वंदात्मकता संगठनात्मक प्रक्रिया के लोकतंत्रीकरण और मानवीयकरण का तरीका है। तो इस तरीके से द्वंदात्मकता, डायलेक्टिसिटी को उत्तर आधुनिक सिद्धांत का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। इसके पश्चात है डीकॉन्स्ट्रक्शन, विसंरचना। और विसंरचना का सिद्धांत देने में मुख्य जो विचारक उसमें जैक्स डेरिडा और ज्यां फ्रैंकिस लियोटार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है। और विसंरचना से तात्पर्य एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य की है, और वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य इसका विज्ञान का, वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य एक वस्तुनिष्ठ मॉडल का। यहां डेरिडा और लियोटार्ड का मानना है कि हमें एक वस्तुनिष्ठ सत्य को खारिज करना होगा, क्योंकि इसमें जो शक्ति संबंध, जो प्रभुत्व के संबंध स्थापित हैं, उनको कहीं ना कहीं खत्म करके ही हम एक नए विकल्प, नए संरचना और नए ज्ञान को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि बिना विकल्प के, बिना सामाजिक पुनर्संगठना के हम सामाजिक न्याय और सामाजिक समता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें डीकॉन्स्ट्रक्शन, वर्तमान जो है मानकों और सिद्धांतों का विसंरचना करना होगा, डीकॉन्स्ट्रक्शन करना होगा। अगला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो अप्रादेशिकता का है, टेरिटोरियलाइजेशन का है, अप्रादेशिकता का है। इसकी चर्चा हमने अभी पूर्व में की कि ये किसी भी प्रकार के जो प्रादेशिकता का जो सिद्धांत है, ये किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक परिकल्पना को, वैज्ञानिक जो है प्रविधि को अस्वीकार करता है। ये जो आधुनिक प्रतिनिधित्व की जो आधुनिक समझ है उसको खारिज करता है, और ये यथार्थता को विषमता में, स्थानीय ज्ञान में और असममितता में समझने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये है कि जो यथार्थ है, जो रियलिटी है, जो सत्य है, वो कोई एक नहीं है, वो कई हो सकते हैं, वो विषम हो सकते हैं, वो स्थानीय हो सकते हैं। इसके साथ ही हमें अब राष्ट्रीयता पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं ना कहीं स्थानीयता पर फोकस करने की जरूरत है। इसकी बात उत्तर आधुनिक सिद्धांत करते हैं। इसके अलावा कल्पना शक्ति पर अगली जो उनकी विशेषता है वो कल्पना शक्ति की है, इमेजिनेशन की है। उत्तर आधुनिक सिद्धांतकारों का यह मानना है
कि किसी भी नेतृत्व को कल्पनाशील होना चाहिए, उसके पास सोचने की, विभिन्न तरीके से किसी कार्य को करने की क्षमता होनी चाहिए। फ्रेडरिक्सन ये मानते हैं, फ्रेडरिक्सन का कहना है कि कल्पना शक्ति जो है उत्तर आधुनिक लोक प्रशासन दृष्टिकोण का, या लोक प्रशासन के उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अगला जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो वैकल्पिकता का है, और वैकल्पिकता में बेसिकली नैतिक स्टांस, नैतिक दृष्टिकोण की बात करी जाती है। तो अब सवाल ये कि पोस्ट उत्तर आधुनिक जो विचार हैं, जो व्यवहार हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसको हम संक्षेप में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो उत्तर आधुनिक विचार और व्यवहार हैं वो बेसिकली इन्हीं मूल तत्वों से कहीं ना कहीं निकलते हैं, और इसमें जो भी अप्रोचेज हैं, जैसे एक घटनाक्रम दृष्टिकोण है, घटना क्रिया विज्ञान दृष्टिकोण है, उसके भी दो सब दृष्टिकोण हैं, जिसमें एक व्याख्यात्मक सिद्धांत कैंप है, एक विमर्शी सिद्धांत कैंप है, जिसको फ्रेडरिक्सन बांटते हैं। व्याख्यात्मक सिद्धांत कैंप के जो मुख्य विद्वान हैं वो माइकल हरमन हैं, और जो क्रिटिकल थेरिस्ट हैं वो, या जो विमर्शी थेरिस्ट हैं या आलोचनात्मक जो सिद्धांत कैंप है, उसके मुख्य जो चिंतक हैं उसमें रॉबर्ट डेनहार्ट और रैल्फ हमेल हैं, लिन जूनियर हैं। और ये इनको नौ मार्क्सवादी भी कह सकते हैं, या मार्क्स का चिंतन इसमें आलोचनात्मक सिद्धांत कैंप में आता है। और इन सब का एक महत्वपूर्ण जो व्याख्या है, जो समझ है, वो ये है कि किस तरीके से वर्तमान जो पैटर्न है, वर्तमान जो शक्ति संबंध है, उनको खारिज करना होगा। और जब तक इसकी समझ हमारे पास नहीं होगी, तब तक हम वैकल्पिक मॉडल, वैकल्पिक जो है प्रतिमान स्थापित नहीं कर पाएंगे। और इसमें नारीवादी जो चिंतन है वो भी कहीं ना कहीं जो है, नारीवादी जो विमर्श है वो भी कहीं ना कहीं उत्तर आधुनिकता के साथ साथ जो है अपना स्वर मिलाता दिखता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उत्तर आधुनिकता जो है का मुख्य जोर है शासन के सहभागी बनाने पर, संवाद स्थापित करने पर, नागरिकों की प्रत्यक्ष सहभागिता को स्थापित करने पर, तथा राष्ट्र निर्माण से तंत्र प्रसार तक जोर है। मतलब राष्ट्र की जगह हमें स्थानिकता पर फोकस करना होगा, हमें वैश्विकता पर भी फोकस, हम अंतर्राष्ट्रीयता पर भी हम जोर दे सकते हैं, अगर वो हमारे हित को साधने में महत्वपूर्ण है। अब दरअसल नारीवाद का हम जिक्र करें तो नारीवाद भी मूलतः जो स्थापित मानक है उनको खारिज करने का जो है एक उपक्रम है। क्योंकि नारीवादियों का मानना है कि वास्तव में शासन से नारी गायब है। लोक प्रशासन में नारीवाद जो केंद्रित है, जो उसका लक्ष्य है, वो ये है कि शासन में नारी हितकारी नीतियों का समावेश कैसे किया जाए, जो कि नहीं है, तथा लोक प्रशासन में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाया जाए। लोक प्रशासन में जो जेंडर के मुद्दे हैं उनके प्रति मनोवृत्ति में परिवर्तन किया जाए। तो पूरी नारीवादी चिंतन का जो मुख्य जोर है वो इस बात पर है कि किस तरीके से नारी को प्रशासन के केंद्र में लेके आ जाए, जेंडर के मुद्दों को किस तरीके से जो है वो लोक प्रशासन में शामिल किया जाए, जो अभी तक नहीं था। नारीवादियों का मानना है कि जो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट है, जिसको सरकार की पुनर्खोज प्रोजेक्ट के तौर पे हम जानते हैं, उनका ये मानना है कि किस तरीके से सरकार की पुनर्खोज के क्रम में महिला को मुख्य भूमिका में लाया जाए, सरकार और शासन में महिला को जो है, महिला की भूमिका स्थापित की जाए, क्योंकि अभी तक महिलाओं को अनदेखा किया गया है। और इस पर वो तर्क देते हुए कहते हैं
नारीवादियों का यह मानना है कि अगर हम इतिहास में देखें तो हम ये पाते हैं कि इतिहास से नारियां गुम हैं। शीला रौबाथम करके एक महत्वपूर्ण नारीवादी चिंतक हैं, शीला रौबाथम। उनका यह मानना है कि इतिहास में पुरुषों का प्रभुत्व है और स्त्रियां इतिहास में छिपाई गई हैं। तो आज हमें जो समाज के शक्ति संबंध हैं, समाज में जो संसाधनों तक पहुंच है, या निर्णय लेने की जो क्षमता है, निर्णय लेने की जो बात है, वो कहीं ना कहीं पुरुषों के पक्ष में झुका हुआ है। तो शक्ति संबंध की पुनर्व्याख्या करते हुए महिला और पुरुष को समान शक्ति संपन्न करना होगा। संसाधनों तक महिलाओं और पुरुषों की समान पहुंच सुनिश्चित करनी होगी, जो कि नहीं है, पुरुषों के पक्ष में झुकी हुई है। तथा निर्णय लेने में महिलाओं के बराबर या पुरुषों के बराबर महिलाओं की सहभागिता होनी चाहिए। समाज के जो अवसर हैं, समाज के जो संसाधन हैं, उन तक महिला और पुरुष की समान पहुंच होनी चाहिए। नारीवादी जो चिंतक प्रश्न करते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया एवं मानदंडों तथा अवसरों तक पहुंच में स्त्री और पुरुष में किस प्रकार और क्यों व्यवस्थित रूप से अंतर है। आखिर क्यों पुरुष प्रभुत्वशाली है, और अगर पुरुष प्रभुत्वशाली हैं तो ये जो लैंगिक न्याय है उसका क्या होगा, शासन में लैंगिक न्याय कैसे स्थापित होगा। और अगर आप सामाजिक समता, सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको लैंगिक न्याय पर जोर देना होगा, क्योंकि शासन में सामाजिक समता को स्थापित करने के क्रम में लैंगिक न्याय को स्थापित करना ही होगा। और इस तरीके से दो महत्वपूर्ण संकल्पना नारीवादियों द्वारा दी जाती है, जिसमें जेंडर ऑफ गवर्नेंस, शासन का जेंडर की बात करते हुए शीला रौबाथम या और चिंतक जो है वो कहते हैं कि वास्तव में जो शासन का जेंडर है वो अभी तक उसमें स्त्रियों की स्थिति कमजोर है, पुरुष हावी हैं। तो शासन को स्त्री के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, और राजनीति से, जिसको कि सार्वजनिक क्षेत्र माना जाता है, जिसको पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है, राजनीति में स्त्रियों का समावेश होना बहुत आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्र में स्त्रियों का समावेश होना बहुत आवश्यक है। और फिर अगला जो कॉन्सेप्ट है वो जेंडर का शासन है, और इसमें नारीवादियों का मानना है कि जो प्रशासनिक राज्य है ये एक लैंगिक सोपान क्रम पर आधारित है, और ये लैंगिक असमानताओं को जन्म देता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अवसर कम देता है, उन्हें दबाता है, जिससे क्षमताओं में अंतर आ जाता है। इसको समाप्त करना होगा, और हमें जेंडर का शासन स्थापित करते हुए हमें पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान जो है एक खेल का स्तर, समान अवसर का एक स्तर हमें डेवलप करना होगा। कैरोल गिल्गिन नाम की एक महत्वपूर्ण नारीवादी चिंतक हैं, जो नैतिकता को पुनर्परिभाषित करते हुए न्याय की नैतिकता की जगह देखभाल की नैतिकता का वकालत करती हैं। और देखभाल की नैतिकता का तात्पर्य यह है कि वास्तव में महिलाओं के अंदर त्याग की, स्वयं को नुकसान करके दूसरों को जो है लाभ पहुंचाने की क्षमता होती है। इसलिए महिलाओं की भूमिका समाज, शासन, सरकार आदि में स्थापित करने की जरूरत है, महिलाओं को पुनः स्थापित करने की जरूरत है, और जो अभी तक पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने की जरूरत है। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।